वेल फ्रेंड्स, आज हम एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता वर्क विदाउट होप को पढ़ेंगे। वर्क विदाउट होप इज कंपोज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज, who was a great poet who was born in 1792 and passes away in 1834. He is one of the most important figures in English poetry. He has composed many poems. Work without hope is one of them. This poem is divided in 3 stanzas, 1, 2 and 3. In the opening stanza of the poem, the poet says that nature is working. All the aspects of nature are active. They are working. They are busy in doing something. All the aspects of nature are engaged in somewhat kind of work. But on the other hand, the poet himself is not busy. He is not doing anything. तो देखिए, शुरुआत करते हम इस कविता की ओपनिंग स्टेंजा से। ऑल नेचर का मतलब सब प्रकार की प्रकृति, सभी जीव जंतु पक्षी, एवरीथिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ऑल नेचर सीम्स एट वर्क, सारी प्रकृति काम पर नजर आ रही है। नेचर इज बिजी इन डूइंग समथिंग। Slug live their lair. Slug is a small insect और उसको बड़ा ही क्या कहा जाता है, लेजी, सुस्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी the lazy creature like slug live their lair होता है the place where these insect live। ये प्राणी जहाँ रहते हैं वो उनका घर मान लीजिए। Slugs also live their homes. Slugs, that is very lazy creature. एक लेजी क्रिएचर होने के कारण बावजूद भी उसने अपना स्थान छोड़ दिया है और वो मूवमेंट पे आ गया है। He is also, this slug is also doing something. So in the opening line, all nature is busy. Everything of nature is busy. Even the slugs, a small creature that is considered a very lazy creature, is also leave his home and start on doing something. कुछ करने के लिए वो भी अपना घर छोड़ के रवाना हो गया है। The bees are stinging. All the bees are flying. They are busy in collecting. They are busy collecting honey. सभी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। Birds are on the wings, और पक्षी उड़ रहे हैं। On the wing का मतलब fly, उड़ना, अर्थात मधुमक्खियाँ भी उड़ रही हैं अपना। They are busy in collecting honey, वो अपना शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हुई है। And birds are on the wings, and all the birds are flying, सभी पक्षी भी उड़ना शुरू हो गए हैं। And winter slumbering in the open air, and it is the season of winter. It is trembling everywhere, चारों तरफ फैली हुई है। And it seems as if it is sleeping, जैसे कि सर्दी की ऋतु है वो सो रही है। There is snow everywhere and the atmosphere is very still, बिल्कुल शांत वातावरण है और ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे सर्दी अपने हाथ पैर फैलाकर ओपन एयर में सो रही है। Wear on his smiling face, and as if the face of nature is smiling. It looks very beautiful.
wear on his smiling face a dream of spring. Now, nature is lazy, that is sleeping, but in its sleeping time, it sees a dream of spring to come. अर्थात अभी वो सोई हुई है, सुस्त है, लेकिन सोए हुए वो एक आने वाले बसंत का सपना देख रही है। बसंत जो है, स्प्रिंग सीजन विंटर सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। विंटर सीजन में नेचर जो है वो थोड़ी सुस्त हो जाती है, वहाँ कुछ फूल पौधे आदि नहीं खिलते हैं, बर्फ, देयर इज स्नो एवरीवेयर, द होल अर्थ इज कवर्ड विद स्नो। लेकिन इन स्प्रिंग सीजन स्नो कम हो जाती है और सभी पेड़ पौधे फूल वगैरह खिलने शुरू हो जाते हैं। सो दिस विंटर सीजन इज ड्रीमिंग ऑफ द स्प्रिंग टू कम, कि आने वाले समय के अच्छे समय के लिए वो सोच रही है कि अब बसंत आने वाला है। अर्थात एंड आई द वाइल इन the 4 lines the poet says everything is busy, whether the songs, bees, birds, winter, everything is busy in doing something. But on the other hand, I means poet himself, I the while the soul unbusy things, soul unbusy thing. Why I, लेकिन मैं, ये सब कुछ उधर हो रहा है। एवरीथिंग इज बिजी, नेचर इज बिजी, बर्ड्स आर बिजी, बीज आर बिजी, लेकिन मैं जो हूँ वो सुस्त पड़ा हुआ हूँ। एंड आई ऑन दी द सोल अनबिजी थिंग्स, अनबिजी मतलब अनएक्टिव, दैट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड द पोएट सेज फॉर हिमसेल्फ दैट ही इज नथिंग डूइंग, ही इज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है और वो बिल्कुल अनबिजी है, कुछ नहीं कर रहा है, आइडल है। नॉर हनी मेक, ना तो मैं हनी मेक कर रहा हूं अर्थात शहद इकट्ठा कर रहा हूं, नॉर पेयर, ना कोई जोड़ा बना रहा हूं, नॉर बिल्ड, ना मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूं, बना रहा हूं, नॉर सिंग, ना मैं गा रहा हूं। तो हियर पोएट मीन टू से द मैन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग विद द नेचर, or the poet himself is not participating with the nature. He himself is idle, he is doing nothing, neither making honey nor any other, just like making pear, building and singing, he is doing nothing. तो यहाँ पहले स्टेंजा में हमें ये समझ में आया कि प्रकृति जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत व्यस्त है, सभी लोग कुछ, सभी प्रकृति का एस्पेक्ट जो है कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवि कहता है कि मैं एक ऐसा हूँ दूसरी तरफ जो बिल्कुल अनबिजी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एस डेड, मतलब मर्द की तरह से सुस्त अवस्था में मैं हूँ, ना मैं हनी बना रहा हूँ, ना मैं पेड़ बना रहा हूँ, ना मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ और ना मैं कुछ गा रहा हूँ। सो पोएट हिमसेल्फ इज अनबिजी, ही इज डूइंग नथिंग। In the second stanza, the poet says, "Yet well I can the bank where earth blue." Earth होता है kind of grass that grows on the side of rivers. नदियों के आसपास कोई घास होता है, उसका नाम है। Yet well I, मतलब नो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ। The poet himself says that he knows the bank where the almond blow, कि उस किनारे को मैं जानता हूँ जो नदी किनारे अलाप्त घास जो है वो उगा हुआ है, वो हवा में लहरा रहा है और उसकी एक ही the grass is making a noise because the wind is blowing over it and the grass is making a noise, एक आवाज कर रहा है वो, और वो flow of air के साथ, the air is blowing and by the effect of the air the grass is making a noise. उस बैंक को भी मैं जानता हूँ, I know, उस स्थान को मैं जानता हूँ। Have traced the found, have traced, trace को भी पता लगा लेना, have traced
they found का मतलब सोर्स, साधन, whence stream of nectar flow, और मुझे उस स्थान का ध्यान है जहाँ एक पानी की स्ट्रीम जो एक नेक्टर के रूप में फ्लो कर रही है। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, अमृत के रूप में हैव ट्रेस द फाउंड, उस सोर्स को भी मैंने फाउंड कर लिया है। द पोएट हिमसेल्फ ट्रेस एंड फाउंड द सोर्स वेयर द स्ट्रीम ऑफ नेक्टर इज फ्लोइंग, जहां उस नदी के उस धारा के रूप में जो शहद या अमृत जो है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। ब्लूम ओ ई अलमार्थ ब्लूम फॉर whom ye may, लेकिन क्या कहता है कभी ब्लूम ए ओ, किसके लिए आप ब्लूम कर रहे हो, खिले हुए हो। अलॉर्थ है घास, उस घास को कह रहा है ब्लूम फॉर whom ye may, ये किसके लिए जो है ब्लूम हो रहा है, किसके लिए आप फूल रहे हो, किसके लिए आप खिल रहे हो। फॉर मी ये ब्लूम नॉट, मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, आई एम टेकिंग नो कीन इंटरेस्ट इन इट, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग, तो ये सब कुछ जो प्रकृति कर रही है ये किसके लिए कर रही है, ये फॉर मी ब्लूम नॉट, ये मेरे लिए नहीं खिला हुआ है। ग्लाइड रीच स्ट्रीम अवे, ग्लाइड का अर्थ होता है शाइनिंग, रीच स्ट्रीम, जो चमकता हुआ पानी की जो धारा है वो बह रही है, वो किसके लिए बह रही है। बिकॉज पोएट हिमसेल्फ इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज एंड ही इज जस्ट लाइक ए डेड, वो एक मर्द की तरह सुप्त अवस्था में है। तो जो लोग सुप्त अवस्था में होते हैं उनके लिए कोई चीज खिल रही है या नहीं खिल रही है उससे कोई मतलब नहीं होता है। फॉर मी ये ब्लूम नॉट, मेरे लिए नहीं खिल रहा है। ग्लाइड ये शाइनिंग जो है, रिच स्ट्रीम अवे, जो धारा बह रही है वो मेरे लिए नहीं है। बिकॉज द पोएट इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, ही इज आइडल, ही इज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है। इन द थर्ड स्टेंजा, विद लीव्स अनब्राइटन्ड wet blow bro I straw, with leaves, leaves होते हैं hot, unbrighten, एक तो होता है ब्राइटन चमकते हुए खिले हुए, अनब्राइटन जो खिले हुए नहीं है। with leaves unbrightened, wreathless, wreathless होता है एक फूलों का गुच्छा, माला नहीं गुच्छा, जिसको हम कहेंगे ए सर्किल ऑफ वोवन फ्लावर्स, ए सर्किल ऑफ वोवन फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा जो किसी के माथे पर या ब्रो, ब्रो होता है फॉरहेड, आगे का भाग। जब कोई आदमी इस तरह से होता है उसके माथे पर वो उसके सर पे फॉरहेड पे वो रख दिया जाता है, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति के सर पे जो कुछ फूल वगैरह रख दिए जाते हैं, उस सेंस में है। लीव्स कैसे हैं, ब्राइटेंड है, ब्रेथलेस, सर्किल ऑफ फ्लावर, ब्रो आई स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का अर्थ होता है टू वॉक स्लोली, हालांकि मैं इसको देखकर थोड़ा चल रहा हूं, देख रहा हूं, स्ट्रॉल कर रहा हूं। एंड वुड यू लर्न द स्पेल्स दैट ड्राउजी माई सोल, एंड वुड यू लर्न, और तुम शायद इसको समझ रहे होगे, द स्पेल दैट ड्राउजी माई सोल, ड्राउजी का होता है जिसमें नींद आई हुई होती है, सुस्त अवस्था में इसमें नींद आती होती है, अर्थात मैं जो हूं वो एक सुस्त अवस्था में हूं। आई एम डूइंग नथिंग, वर्क विदाउट होप ड्रीम्स नेक्टर इन ए स्लीव, और द पोएट हियर सेज दैट वी कैन नॉट वर्क विदाउट होप, अर्थात यहाँ दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम, पोएम का मुख्य बिंदु यहाँ आता है कि वी कैन नॉट वर्क विदाउट होप, अगर हमें कोई आशा ही नहीं है, इफ वी डू नॉट हैव एनी टारगेट देन वी कैन नॉट वर्क, अर्थात वी कैन नॉट वर्क विदाउट एनी टारगेट, हमारा कोई टारगेट नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। द पॉइंट हियर सेज देयर इज नो टारगेट, उसके लिए कोई टारगेट नहीं है तो ही इज डूइंग नथिंग। और ये जनरल बात है कि वर्क विदाउट होप ड्रीम ड्रेन्स नेक्टर इन द सीव्स, अर्थात ये तो उस तरह की बात हो गई कि किसी छलनी के अंदर हम नेक्टर को डालते हैं, अर्थात अमृत को किसी छलनी में डालते हैं और फिर उसमें जो बचा हुआ नेक्टर होता है वो कितना होता है, वो नहीं के बराबर होता है।
अर्थात सारा नेक्टर है वो छलनी से नीचे बह जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि बिना होप के हम उतना ही काम कर पाते हैं जितना कि छलनी में कोई छानने के बाद नेक्टर बचता है वो नहीं बचता है। तो इट मीन्स वी कैन नॉट वर्क विदाउट होप, देयर मस्ट बी अ टारगेट बिफोर अस, ओनली देन वी कैन वर्क, अदरवाइज वी कैन नॉट वर्क विदाउट होप। अगर हमें कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे। तो ये तो वैसी बात हो गई जैसे छलनी में कोई नेक्टर को रखना, उतना सा नेक्टर जो बचता है नहीं बचता है, तो काम भी आदमी बिना होप के नहीं कर सकता। एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव, और बिना उम्मीद के हम जीवित नहीं रह सकते। एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट एनी होप। अगर हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो हम जीवित नहीं रह सकते। वी आर जस्ट लाइक ए डेड पर्सन इफ वी डू नॉट हैव एनी होप। So in the end of the poem, the poet wants to convey us, he wants to say us, he wants to teach us that we cannot live without hope, we cannot work without hope. So we must have hope, we must have a target so that we may work. Thanks.